वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने ना अपना जो साइंस के 2 चैप्टर है वे कंप्लीट कर लिए थे। पहला था हमारा केमिकल रिएक्शन और हमारा दूसरा चैप्टर था एसिड बेस साल्ट वाला। आज हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपना, वो है अपना मेटल नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप हमारे चैनल मिशन एचयू चैनल पर जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके बाद हम एक चैप्टर और करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ तक अपने सिलेबस में आएगा केमिस्ट्री में से। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना आज का थॉट्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आज का हमारा थॉट्स क्या कहता है कि 99% ऑफ द फेलियर्स कम फ्रॉम द पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज। देखिए, जो 99% जो लोग होते हैं वो उनका एक ही फेल होने का एक ही कारण होता है, वो एक्सक्यूज़ देते हैं। ठीक है, कि आज हम कर तो लेते, हमें वो काम हो गया था, हम पढ़ लेते, बट हमारा वो काम छूट गया था, या फिर हमने कुछ और भेज दिया, घर वालों ने कुछ काम और करने को भेज दिया। तो इस तरीके से क्या रहता है, वे एक्सक्यूजेज देते हैं, इसलिए वो फेल होते हैं। अगर आप उन 1% लोगों में आना चाहते हो तो आपका जो काम है, जैसे पढ़ाई का है, कोई भी अपने चैप्टर करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो वो आप एक्सक्यूज़ मत दो। चाहे आपको कुछ भी काम हो, बट आपका मेन मोटिव क्या है, आपका टारगेट है वो कंप्लीट करके सोना। ठीक है, तो ये आज का हमारा थॉट्स था। चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या कह रखा है कि एट प्रेजेंट अभी तक हमारी टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट है। ठीक है, 118 एलिमेंट है अभी तक जो डिस्कवर है। इनमें से अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं सभी। 118 में से जो 94 है, जो 94 एलिमेंट है, वो क्या है, वो नेचुरली ओकरिंग है। कितने हैं, 94 है, वो नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट है भाई। और इसके बाद में 118 में से 91 तो हमारे मेटल्स हैं, 7 एलिमेंट्स हमारे मेटलोइड्स हैं, और 20 एलिमेंट्स हमारे नॉन मेटल्स हैं। 118 में से 91 मेटल्स हैं, 7 नॉन मेटल हैं, 7 मेटलोइड्स हैं, 20 हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और ये जो है, ये डाटा साइज चेंज भी हो सकता है, ये 97 भी हो सकता है। बाकी आप इसको कंफर्म कर लेना गूगल से। और अभी तक जो थी मेरे पास, जो एनसीईआरटी थी, उसमें ये था। ठीक है, बाकी मैं आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये 94 ही है मे बी। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो अबंडेंस है ना एलिमेंट की अर्थ क्रस्ट में, वो कितनी है। सबसे ज़्यादा हमारी मिलती है ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में, 49.1% मैक्सिमम अबंडेंस है इस नॉन मेटल की। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछता ना कि एग्जामिनर कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अबंडेंस में मिलता हमें अर्थ क्रस्ट में, वो अपना आ जाएगा ऑक्सीजन। अगर आपसे ये कह दे कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो अबंडेंस में मिलता है, फिर भी ऑक्सीजन आएगा। सेकंड नंबर पे अपना सिलिकॉन आता है, थर्ड पे हमारा एल्यूमिनियम आता है। बट अगर इसमें देखो, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप से, सॉरी। तो पहला टाइप से आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है, अबंडेंस में मिलता है, तो आप उसका आंसर बताओगे ऑक्सीजन। दूसरा बना सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट तो आ गया पहले वाले में, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, या फिर आपका नॉन मेटल बोलेगा आपकी बार, दूसरे वाले में क्या बोलेगा, नॉन मेटल। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो अबंडेंस में मिलता है अर्थ क्रस्ट में, तो भी ऑक्सीजन आएगा आपका। ठीक है, तो थर्ड आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है, मेटल, ठीक है, ऐसा कौन सा मेटल जो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस में मिलता है, तो एल्यूमिनियम आएगा उसका आंसर, क्योंकि इसमें मेटल की बात कर रहे हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन, अगर एलिमेंट की भी बात करेंगे ना तो भी हमारा ऑक्सीजन ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपसे पहले पूछ ले कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस में मिलता है, तो आप उसका आंसर ऑक्सीजन बताओगे। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस में मिलता है, तो भी आप उसका आंसर ऑक्सीजन बताओगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है, अबंडेंस में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, मेटल की बात आई तो एल्यूमिनियम है, नॉन मेटल या फिर एलिमेंट की बात आई तो वो अपनी ऑक्सीजन आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन उठता है। सेकंड नंबर पे एलिमेंट, अगर मेटल की बात आएगी तो मेटल पे आयरन आता है, फर्स्ट पे एल्यूमिनियम आता है। अगर एलिमेंट की बात आती है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन आता है। ये ध्यान रखना, परसेंटेज अगर आप याद करो तो कर लेना, बाकी ऑक्सीजन की और एल्यूमिनियम की आपको याद होनी चाहिए, बाकी का छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मेटल कौन सा है,
और नॉन मेटल कौन सा है, फिर एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मेटल्स के बारे में। देखिए मेटल क्या होते हैं, मेटल हमारे लस्टरस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के, क्योंकि वो लिक्विड होता है। ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर आपसे कोई प्रॉपर ये कह दे कि आपकी जो है मेटल हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे कि ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, और अपने ऊपर क्या बनाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज करते हैं। जैसे अपना कैल्शियम हो गया, ठीक है, तो कैल्शियम को हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना। तो क्या क्या बोलेंगे मेटल को, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने ऊपर क्या फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपने देख रहे होगा, इसमें नेल्स हमारी आयरन की है वो है, और इसमें पाइप देख रहे होगे कॉपर की। ये जो हमारी ट्रॉफी होती है, ठीक है, ये सिल्वर की बनी हुई है। ये ज्वेलरी की हमारे जैसे हमारे ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, बैंगल्स बनी हुई है। ये आपको जस्ट मेटल का एग्जांपल देके समझाया गया है। ये बाकी बात आपको भी पता है कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। बट जो मेटल की डेफिनेशन है प्रॉपर जो मैंने बताई वही है कि ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं भाई, वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है कि भाई इसमें हमारा मेटल्स हैं वे सभी के सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड होता है भाई। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। फिर बात आती है मेटल हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के, लिथियम, पोटासियम, सोडियम, इन तीनों एलिमेंट को छोड़ के, इन तीनों मेटल को छोड़ के सभी मेटल्स हमारे क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, ठीक है। सॉरी, इन तीनों को छोड़ के सभी एलिमेंट जो हमारे मेटल्स हो गए ना, वे सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इन तीनों को छोड़ के, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन उठेगा, ये बात ध्यान रखना। मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, है ना, इनकी साइन होती है ना मेटल्स की। और मेटल आर हमारे मेलेबल होते हैं, ये इससे हम पीट के हम क्या बना सकते हैं, थिन सीट बना सकते हैं। आपने देखा होगा लोहे की चद्दरें आती है ना, जैसे जिससे हमारे जो ग्रेन्स हो गए, टंकियाँ बोलते हैं जिनको, है ना, टंकी, जिसमें हम अपने गेहूँ स्टोर करते हैं, संदूक हो गई, अलमारी हो गई। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मेलेबल के, तो हमारे लोहे के तो होते हैं। अब बात आती है, देखिए नेक्स्ट, जो मेटल्स है वो डक्टाइल भी होते हैं। मेटल्स को हम पीट के हम एक बहुत लंबी तार बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं एक बात और बताता हूँ, इसके अंदर हमारा जो 1 ग्राम गोल्ड होगा ना, उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। देख लो, इतनी डक्टिलिटी होती है हमारी जो गोल्ड होता है उस मेटल की, ठीक है। 2 किलोमीटर लंबी, सोच के देखो 2 किलोमीटर कितना हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है भाई, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। 2 किलोमीटर लंबी हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से। ध्यान रखना इसको। मेटल्स का सभी का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ऐसे कौन से मेटल्स है जिनका मीन्स लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारे गैलियम हो गए और कैल्शियम हो गए। इसमें क्या होता है, सीजियम है, ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होते हैं, जैसे ही देखो इसने अपनी हथेली पे रखा ना, ये मेल्ट हो गए, इतना लो टेम्परेचर होता है इनका, ठीक है, इतनी जल्दी लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि मेटल है ना हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारा सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद कॉपर की बात आती है, उसके बाद फिर कई लोग एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं, बट ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन कॉपर के आपने मोटर्स देखी होंगी, ज़्यादातर कॉपर ही यूज़ होता है। सिल्वर को क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कॉस्टली है भाई, लेकिन बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन आपको याद रखने, क्योंकि इसी से आपसे एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वे हमारी लेड और मरकरी होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है मेटल हमारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर और कॉपर हो गया। मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे को टकराते हैं ना, तो क्या होता है, ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा जो स्कूल बेल होती है आपकी, वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। जब वे एक दूसरे से हम मेटल्स को टकराते हैं तो क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, ये बेस्ट प्रॉपर्टी होती है मेटल की। अब बात आती है द इलेक्ट्रिक वायर डेट कैरी करंट इन आवर होम्स हैव कवरिंग ऑफ ए प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी से। आपने देखा होगा घरों के अंदर आपने जो स्विचेस होते हैं या फिर कोई भी आप मोटर कूलर जो भी चलाते हो तो उसमें आपने इनको वायर को देखा होगा, इनके ऊपर है ना, ये तो हमारी मेटल की वायर होगी, ये कॉपर की होती है, ठीक है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के थ्रू बनाई होती है। तो अब क्या करते हैं, इनके ऊपर पीवीसी पाइप लगा देते हैं। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब ये प्लास्टिक का, ठीक है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का पास होने नहीं देते। अगर पास होने देंगे तो करंट लग जाएगा इससे, तो हमारे ही वो क्या होते हैं, डेथ हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या दी जाती है, प्राइवेसी दी जाती है कि आप बच सकते हो इससे, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट को पास नहीं होने देता। तो वायर आर कवरिंग विद इंसुलेटर मेटल, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं, उसके चारों तरफ होती है, जिससे हम टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। मेन बात यही थी कि भाई हम इसको वो करते हैं, ठीक है। मेटल की एक आधी प्रॉपर्टी और होती है, जैसे हमारे इसमें मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कुछ एक। तो एक बात आती है डेंसिटी की, ठीक है, एक डेंसिटी की बात आती है। सबसे ज़्यादा जो मेटल डेंसिटी शो करते हैं, लेकिन लो डेंसिटी कौन सी मेटल्स की होती है, वो अपने सोडियम और पोटासियम की बात आ जाती है। इनकी लो डेंसिटी होती है, बाकी सभी जितने भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है भाई, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और बाकी इसमें कंडक्टिविटी का मैंने बता ही दिया था आपको। अब बात आती है अपने, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो हम नाइफ के साथ में कट कर सकते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे उसका, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मैं ऐसे कौन से मेटल है जो हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से, ठीक है, कट कर सकते हैं, तो वो कौन से होगी, सोडियम, पोटासियम और लिथियम होगी। ये बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है अपनी नॉन मेटल की। नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं, और अपने ऊपर कैसा फॉर्म करते हैं, चार्ज, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नॉन मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है सारी अपोजिट होती है मेटल से। और जो नॉन मेटल होते हैं हमारी मेलिबल और डक्टाइल नहीं होते, लेकिन बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसमें, वो होता है ग्रेफाइट, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये कार्बन देखा होगा, सल्फर है, ये बोतल के अंदर हमारी क्लोरीन गैस है भाई। अब देखिए, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड जैसे आपका कार्बन हो गया, सल्फर, फॉस्फोरस हो गया। लिक्विड में ऐसा कौन सा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है भाई, ब्रोमाइन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, बट आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर जाना, ठीक है। और गैस में आपकी ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन मेटल हमारे तीनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। लिक्विड वाला कौन सा होता है, ब्रोमाइन होता है, ठीक है। नॉन मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना गया हमारे अर्थ का, ठीक है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हार्डेस्ट माना गया हमारे अर्थ क्रस्ट का, वो है डायमंड, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले तो। और फिर बात आती है नॉन मेटल के पास में क्या नहीं होती, चमक नहीं होती, साइन नहीं होती, ठीक है, डल नेचर के होते हैं। वो कैसे नेचर के होते हैं, डल, साइन नहीं होती उनके पास में, डल नेचर का होता है। बट एक ऐसा हमारा नॉन मेटल है जो साइन नहीं होता है, वो कौन सा है, वो आयोडीन है। कौन सा भी, आयोडीन है। नॉन मेटल हमारे मेलेबल नहीं होते, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ना ही वो डक्टाइल होते, ना ही वो मेलेबल होते, ठीक है। अब बात आती है हमारे नॉन मेटल का, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल हमारे बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा, जैसे हमारी जो पेंसिल होती है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं ना, ये वाला ग्रेफाइट, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल हमारे सोनोरस नहीं होती, सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती, जब भी दो नॉन मेटल टकराते हैं कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। ये था हमारे मेटल, नॉन मेटल के बारे में और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब बात आती है हमारे मेटलॉइड्स के ऊपर
कि ऐसे कौन, एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट है वो मुझसे छूट गया था, स्किप हो गया था। जो मेटल्स होते हैं ना हमारे, मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली किस कलर के होते हैं, वो ग्रे और सिल्वरी कलर के होते हैं। अगर आपसे पूछ लेना कि मोस्टली किस कलर के होते हैं, तो वो ग्रे और सिल्वरी कलर के होते हैं, ग्रे एंड सिल्वर। ठीक है, अब बात आती है अपनी नेक्स्ट मेटलॉइड्स के बारे में। देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ब्रिटल होते हैं और हार्ड होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा हो जैसे यूरिया, आपने यूरिया का कट्टा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसको मॉइस्चर मिल जाए ना तो वो जम जाता है। तो आप उसको ब्रेक करोगे ना, वो दाने दाने में खिंड जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा। ओके, तो ब्रिटल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, अब आता है सेमीकंडक्टर भी इनको बोलते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और नहीं भी कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं कंप्यूटर चिप्स के अंदर। जैसे हमारे सिलिकन्स हो गए ना, ये सैंड एंड ग्लासेस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। नो मेनली हमारी जो मेटल की बात, नो मेटलॉइड्स की बात आती है ना, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों शो करे, वो हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और साथ ही मेटलॉइड्स है वो कौन कौन से हैं, हमारे ब्रोमाइन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये हमारे क्या हैं भाई, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। 7 एग्जाम्पल, ये बात ध्यान रखना। और कौन कौन से हैं इनकी नाम भी है वो आपको याद रखने, क्योंकि क्या पता आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड्स। इस टाइप से क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर, तो इन 7 को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब बात आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। किन की बात आती है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल नॉन मेटल की। अब देखिए सबसे पहले आते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में, तो क्या होता है, डिलेजी वाइट फ्लेम देता है। ठीक है, जलता है। तो अब देखिए इसका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझा कर जो हमारे ऑलमोस्ट मेटल्स कंबाइन कैसे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करते हैं। क्या बनाते हैं वे, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मेटल कंबाइन होकर किसके साथ में जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना, मेटल का ऑक्साइड बना। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सिमिलर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ये हमारी मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल का ऑक्साइड बना दिया उसने, बस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में। मेटल को हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ में तो क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और फर्दर क्या बनाते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बट ऑल दी मेटल्स है ना डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सभी के सभी हमारे मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते वाटर के साथ में, अलग अलग होते। कोल्ड वाटर के कोई साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैं आपको आगे बताऊंगा। जनरली हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जनरली बात कह रहा हूँ मैं, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराएं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और ऊपर वाले में सिर्फ मेटल को करवाया, तो मेटल के ऑक्साइड को हम वाटर के साथ भी रिएक्ट करवा देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो हमारे मेटल्स होते हैं लाइक हमारे सोडियम पोटासियम हो गए, तो ये वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। और इन केस ऑफ सोडियम और पोटासियम में है ना, तो जो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और ये जो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, इमीडिएटली कैच फायर। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करवा देंगे भी, और एयर के कांटेक्ट में आते ही जो हमारे सोडियम और पोटासियम है वो क्या हो जाएंगे, कैच फायर्स। ठीक है, आग पकड़ लेंगे बहुत जल्दी, विग्रेसली। ठीक है, और ये जनरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे हमारे पोटासियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी, एक्सोथर्मिक इसीलिए बोला गया ना इसको कि हीट एनर्जी वो रिलीज हो रही है। ठीक है, और इवोल्व हो रही है। तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते तो लेस वोलेटाइल होता है, वॉयलेंट होता है, खतरनाक नहीं होता इतना। जो हीट इवोल्व होगी वो सफिशियंट नहीं होगी हाइड्रोजन की, वो क्या कर ले, आग पकड़ ले। ठीक है, कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है।
कैल्शियम कई बार क्या होता है भाई, स्टार्ट भी कर फ्लोट करना, मतलब तैरना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो बबल्स होते हैं ना हाइड्रोजन की, वो स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, उसके मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, और इसलिए वो आपको तैरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और ऐसा कौन सा, अब ये तो थे हमारे जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल जो रिएक्ट करेंगे। अब बात आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है ना, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता, तो आप क्या कहोगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखना, मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। किसके साथ करेगा? हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स, ये भी तैरना स्टार्ट कर देता है हाइड्रोजन के बबल्स के कारण। और मेटल लाइक जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक है ना, ये रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ में। ऐसे कौन से एलिमेंट है इसके अलावा? एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये जनरली रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ में। बट ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? इस स्टीम के साथ में। तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, पहली बात क्या थी कि जो हमारे सोडियम पोटासियम हो गए, ठीक है, सोडियम पोटासियम हो गए, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर गए थे। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट था जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया। बट जो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और जिंक हो गया, ये तीनों के तीनों ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किए, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किए। इन्होंने रिएक्ट किया स्टीम के साथ में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन, जो हमारी जो वाटर है वो किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तब हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज की है। समझ में आया? और कुछ एक ऐसे भी एलिमेंट है जो तीनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, चाहे सॉलिड, चाहे कोल्ड हो, ठीक है, चाहे हॉट हो या फिर स्टीम में हो। तो वो कौन से हैं? वो हो गए हमारे कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारे तीनों फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सॉलिड, सॉरी, कोल्ड में, कोल्ड वाटर के में, हॉट वाटर में और स्टीम में भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात सीखने को मिली? आपसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आप कहोगे सोडियम पोटासियम हो गए। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इन तीनों में से आपको एक ना एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो मैग्नीशियम आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इन तीनों ना ही तो कोल्ड के, ना ही हॉट से, और ना ही अपने स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ऐसे कौन सा एलिमेंट है, तो वो होंगे हमारे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, कि जो मेटल की रिएक्शन है ना एसिड के साथ में, वो क्या है? यूजुअली डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब देखिए क्या करते हैं, मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये वही है। ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाते। ठीक है, एसिड को, उससे हाइड्रोजन गैस है वो नहीं निकलवा पाते। ठीक है, सारे मेटल्स होते हैं, कुछ एक होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते, मोस्टली कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक है वो नहीं करते भाई। तो अब बात आती है हाइड्रोजन गैस किससे ही नहीं हो पाती, अगर वो मेटल कौन से एसिड के साथ रिएक्ट कराए? नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3। ठीक है, तो मेटल आपने जर्नली देखा होगा कि जो है मेटल रिएक्ट करते हैं तो एसिड के साथ में तो क्या बनता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ एक ऐसे मेटल होते हैं, सॉरी, कुछ एक ऐसे एसिड है जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं कर पाते मेटल के साथ में, तो कौन सा एसिड है? वो है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है वो? नाइट्रिक एसिड। ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करवाता है तो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं करता, तो वो कौन सा? नाइट्रिक। लेकिन अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। पहले एक्सेप्शन क्या था कि भाई मेटल है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा एसिड है दूसरे नंबर पे? दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता? वो अपना नाइट्रिक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि हमारा नाइट्रिक एसिड से भी ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देते हैं। वो कौन से हैं? वो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है।
कौन से है भाई, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता ज़्यादातर, ठीक है। तो वो किस में रिड्यूस हो जाता है, खुद को नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कर लेता है, खुद को रिड्यूस कर लेता है। बट इससे भी ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देते हैं, वो कौन से, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ इससे कहीं से भी एग्जामिनर है क्वेश्चन उठा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम और द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस, एक्सोथर्मिक होगी भाई इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन जो बबल्स हैं वो बनेंगे, ये जनरली उसका केस है, ये अपना मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, उसका केस चल रहा है, ठीक है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन की, कॉपर है वो बबल्स नहीं बनाता, सीन नहीं दिखते, उसमें टेम्परेचर ये अनचेंज रहता है। बाकी ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर वाली स्लाइड है वो सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इससे भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया हमारा लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, रॉयल वाटर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्वारेजिया का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहोगे रॉयल वाटर है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, किसका मिक्सर होता है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस में कंसनट्रेटेड HNO3, ध्यान रखना इसको। तीन मॉलिक्यूल इसके होते हैं HCl के, एक मॉलिक्यूल किसका होता है, HNO3 का होता है। इनकी रेशियो कितनी होती है, 3:1 में ये होता है एक्वारेजिया। ये क्या करते हैं, गोल्ड को डिसोल्व करने में हेल्प करते हैं। इवन तो नाइदर इन द एसिड कैन डू सो अलोन, एकला एसिड नहीं कर पाता, लेकिन एक्वारेजिया वो गोल्ड को भी डिसोल्व कर देता है, इतना खतरनाक है ये, ठीक है। बहुत हाईली कोरोसिव है, देखो इसमें लिख रखा ना, हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है ये। इट इज़ द वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसोल्व गोल्ड और प्लेटिनम। जो होते ना, ये गोल्ड और प्लेटिनम इतने महंगे क्यों हैं, क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते एयर के साथ में, इनको जंग नहीं लग पाता, ये किसी में डिसोल्व नहीं हो पाते, तो इसलिए इनकी कॉस्ट है। वरना हमारा आयरन भी तो हो सकता था ना कॉस्ट, लेकिन वो जंग लग जाता ना उसको जल्दी, गोल्ड और प्लेटिनम को नहीं लगता, इसलिए वो कॉस्टली है, और कोई मेन रीज़न नहीं है उसका। तो गोल्ड को भी डिसोल्व करवा देता, प्लेटिनम को भी डिसोल्व करवा देता, इतना खतरनाक है। अगर ये किसी के फेस पे पड़ जाए ना, आपने देखा होगा फिल्मों में, ऐसे डाल दिया वो कर दिया, तो मोस्टली ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी उनको पता भाई जो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल्स साल्ट्स के साथ में। तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम उसके कंपाउंड। ये तो आपको भी पता है कि भाई जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसको साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सही बात है, क्योंकि कोई जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी वो इक्वली रिएक्ट नहीं कर पाते। वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन वाटर, इसके साथ हम रिएक्टिविटी देख पाते हैं कौन सा किसको डिस्प्लेस करता है जल्दी। बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, इनके साथ में नहीं रिएक्ट कर पाते। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स हैड कलेक्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि हमने मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर कलेक्टिविटी में नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी हमने जो देख लिया था, इट इज़ सिंपल टू इजी मेटल, इसमें कुछ नहीं है भाई ज़्यादातर। जब भी मेटल, ये देख लेना बस, ये इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड के अंदर। सॉरी स्टूडेंट्स, वो पीछे बैक हो गया था। अभी देखना, इसमें जब भी मेटल हमारा उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, मेनली वही है भाई, जब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, वो जर्नली इसके अंदर दिखाया गया है, और कुछ नहीं है। अब बात आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, वो क्या करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं ना, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला गया है। ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं फॉलोइंग मैनर्स में एसिड और बेस के साथ में, जैसे हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा HCl के साथ रिएक्ट करेंगे
तो क्या बनाएंगे, हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर। ठीक है, दो इसमें क्या दिखाया गया कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और हमारा जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जनरली ये बात इसके अंदर दिखाई गई है। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला ये होता है, और अगर इसकी जगह पे अगर जिंक ऑक्साइड आ जाता तो उसमें क्या आती है रिएक्शन में, तो उसमें क्या बनता, सोडियम जिंकेट बनता। उसका फॉर्मूला ये रहेगा सोडियम जिंकेट का। ये सोडियम एल्यूमिनेट का है, सोडियम जो जिंकेट आएगा ना, सोडियम जिंकेट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अगर इसकी जगह जिंक ऑक्साइड आ जाता तो ये बनता, और प्लस में हमारे क्या है, वाटर बन जाता। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना। इसमें सिर्फ एल्यूमिनियम की दिखाई गई, मैंने जिंक की आपको करके दिखा दी। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट कुछ एक है जो डिजोल्व कर जाते हैं एल्कली के साथ में, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड हो गए, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे एल्कली बना देते हैं। बस यही थी। सारे मेटल भी ऑक्सीजन के साथ में सेम रेट के साथ रिएक्शन नहीं करते, डिफरेंट मेटल है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, मेटल जैसे हमारे सोडियम पोटासियम हो गया, ये विग्रेसली होते हैं, खतरनाक होते हैं, जल्दी फायर कैच ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम ओपन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सोडियम और पोटासियम है वो किस में स्टोर करते हैं, हम कैरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है, उनके अंदर डीप करके हम स्टोर करते हैं, ताकि वो क्या नहीं हो पाए, फायर है वो कैच नहीं कर पाए। ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सामान्य तापमान पे क्या होता है, जो सरफेस ऑफ मेटल है ना, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, लेड, इनका वो हम एक थिन लेयर के साथ में क्या होते हैं, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड की, वो क्या होते हैं, कवर होते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे होगे पिक्चर के अंदर जो मैंने ऐड की है, तो इसमें क्या है कि जो एल्यूमिनियम है ना, उसके ऊपर एक कवर जो है, कवर टाइप में हमारी एक लेयर बनी है, वो किसकी है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट करती है मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है, ये कैसे क्यों बनी है, ताकि इसका जो है आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, कोई रिएक्शन नहीं कर पाए। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंगल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो आयरन है वो जनरली नहीं जलता, जैसे उसकी फीलिंग्स हो गई, मीन्स जो छोटे छोटे वो होते हैं ना पार्टिकल्स, वो जल्दी कैच कर लेते हैं फायर को। कॉपर डू नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, कॉपर के ऊपर लेयर आ जाती है, और वो क्या होता है, फिर आगे फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता। वही बात है। सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर पे भी नहीं रिएक्ट कर पाते, इसलिए वो कॉस्टली है। मेन बात यही है, और कुछ नहीं है। अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सोडियम और पोटासियम है ना, वो रिएक्ट कर जाते हैं जल्दी से। जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो फायर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम उसके किस में डिप करके रखते हैं, इमर्ज करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। दूसरी बात क्या है, जो कोबाल्ट मेटल है उसमें कौन सा विटामिन B12 में कौन सा मेटल मिलता है, वो कोबाल्ट। ठीक है, जो ऑक्सीजन है नॉन मेटल अबंडेंट है, एलिमेंट भी है और नॉन मेटल भी है। एल्यूमिनियम मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट में मिलता है। अगर आपसे पूछ ले कि फॉर्मूला ऑफ सैंड क्या है, तो सैंड होती है हमारे सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, जो मरकरी होता है हम थर्मामीटर में यूज करते हैं ना, और जो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है ऐसा कौन सा मेटल, वो हमारा ओस्मियम है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, और टाइटेनियम है जिसको हम फ्यूचर एलिमेंट बोलते हैं, टाइटेनियम, यूरेनियम, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, पोलोनियम की बोल सकते हैं। अब बात आती है जैसे हमारे Fe3O4 हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, तो हम मिक्स करते हैं आयरन के साथ में, तो क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड प्लस में फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 को फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। ये हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये बात ध्यान रखनी थी। कुछ एक प्रॉपर्टी और रहेगी हमारी नॉन मेटल की, वो भी देख लेते हैं। जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं हमारे नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाते हैं, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, जनरली मेटल के ऑक्साइड वो बेसिक नेचर के होते हैं। जनरली बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। तो इसमें हम बात कर रहे थे नॉन मेटल की, तो कैसे होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो एसिडिक नहीं होते, वो कौन से हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दिया, वाटर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया।
तो मेन बात यही है कि हमारे जर्नली हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, कुछ एक ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल आपके सामने मैंने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर मेटल की बात आ जाए तो मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के एसिडिक नेचर के होते हैं जर्नली, ठीक है। जर्नली बात की करें तो अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमारे एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं, कौन कौन से, नॉन मेटल और मेटल के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल के हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है। वो आपको दिख गया हुआ। कुछ एक नोट में हमने एक पॉइंट लिखे हैं कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। अमोनिया की प्रिपरेशन हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, हेब्र प्रोसेस के थ्रू। नाइट्रिक एसिड की हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं प्रिपरेशन, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे काम आएंगी। अब बात आती है कि पांचवी जो है प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी सीरीज। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी फर्स्ट चैप्टर में भी, कि जो हाईली रिएक्टिव हैं वे ऊपर रखे गए हैं, जो हमारे मीडियम आ गए ये सेमी मीडियम, ठीक है। सेमी मीडियम या फिर लो रिएक्टिव मेटल आ गया सबसे नीचे, गोल्ड के भी नीचे प्लेटिनम आता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग बताया गया इसके अंदर, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना इसमें। अब बात आती है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब बात आती है कि मेटल और नॉन मेटल है ना एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा था कि जो हमारी नोबल गैस होती है, हम वो क्या होती है, फुल्ली सेल उनका कंप्लीट भरा हुआ होता है, तभी वो रिएक्ट इतनी नहीं कर पाती। लेकिन जो मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, उनके वे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ही एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ताकि वे स्टेबल नोबल गैस है वो कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर पाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी लॉस और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। मेन बात यही सीखने की इसमें। अब बात आती है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सोडियम आपको दिखाया गया इसके अंदर, इसमें क्या है कि जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल में है, वो लूज करेगा। क्यों, क्योंकि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो वो उसके पास में कौन सी नोबल गैस है, वो हमारे पास में नियोन है। तो वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ताकि वो नोबल गैस है वो जो स्टेट है उसको अचीव कर पाए। मेनली यही बात होती है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, वो भी कितने हैं भाई, 11 हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले सोडियम Na+, ठीक है, तो सोडियम का जो आयन होगा ना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसमें 10 रह जाते हैं, और प्रोटॉन की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। सेम इसी में जैसे जो क्लोरीन होती है उसमें जर्नली है वो कितने होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर क्लोरीन का अनायन की बात करेंगे तो उसके पास में 17 प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये बात ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया कि न्यूक्लियस जो एटम है वो 11 प्रोटॉन है, बट जो हमारे इलेक्ट्रॉन की इतनी वैल्यू बच गई 10। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो क्लोरीन का था वो मैंने आपको बता दिया। जो मेटल है, नॉन मेटल है, तो वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं ताकि वे नोबल गैस है कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर पाए, ठीक है। तो दोनों के साथ में रिएक्ट हो गई तो वो नोबल गैस स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा उनका, जैसे ये रहा, ठीक है। सोडियम क्लोरीन आयन हो गई, अपोजिटली चार्ज होते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है कि जो सोडियम क्लोराइड है डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट अपोजिट इस आयन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स में भी, इसके एग्रीगेट में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। और ये जो आपको दिखाया गया है ना ये करके, इसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जर्नली से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना कि जो मेटल है और नॉन मेटल है, ठीक है, जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और कैसे कंपाउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं भाई। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड होती क्या प्रॉपर्टी है। देखो, जो सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इसके बॉन्ड का बीच का नाम हो गया आयनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अगर जनरली बात करें, जैसे ही हम क्यों सॉलिड होते हैं,
क्यों? क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में। और दीज कंपाउंड आर, जैसे हम इनको ब्रेटली एंड ब्रेक्स इनटू ए पीसेज विद ए प्रेशर अप्लाइड, जैसे इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में है वो टूट जाएंगे। और इनका जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। और क्यों होता है? क्योंकि कंसिडर जो अमाउंट ऑफ जो हम उनके बीच में जो बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। और ये इंसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट लाइक, जैसे ये हम किस में सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट लाइक हमारे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके अंदर इंसॉल्युबल होते हैं, ये कोई डिजोल्व नहीं हो पाते, ठीक है। और ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब वे लिक्विड स्टेट के अंदर, अगर सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ये बात ध्यान रखना। इसमें जब भी ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हम उसको मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, सॉल्यूशन स्टेट में लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कोरोजन की। ये आपने देखा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जर्नल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात आती है कोरोजन। कोरोजन होता है जंग लगना, ठीक है। तो जनरली देखते हैं सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर कैसा कलर आता है, ब्लैक कलर का आता है, ठीक है। और जब भी हम उसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा, आप कोई भी ज्वेलरी पहनते हो सिल्वर की तो वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो किसके कारण होती है? वो H2S के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। उसके ऊपर सल्फर की है जो है वो लेयर आ जाती है, ठीक है, इसलिए ब्लैक कलर की होती है। कॉपर होता है जर्नली कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, एयर में तो प्रेजेंट होती है, तो वो कॉपर क्या कर देता है, अपनी जो साइन है उसको लूज कर देता है, ठीक है। उसके ऊपर कैसा कलर का जंग आता है भाई, ग्रीन कलर का। और ब्लैक कलर की किस पे आती है, सिल्वर पे आती है, ठीक है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट आता है, उसका जो रस्ट का फॉर्मूला होता है। और आयरन के ऊपर जैसे हमारी मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आया लंबे समय के, तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, ठीक है, भूरे कलर का। अब कैसी कंडीशन है जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो डम, देखिए ऑक्सीजन होनी चाहिए, वाटर, सॉरी एयर बोल सकते हो आप, और डंप एयर। डंप एयर का मतलब होता है कि भाई इसमें एयर भी हो और वाटर प्रेजेंट भी हो, ठीक है। या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो उसके ऊपर रस्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रस्ट का है वो फॉर्मूला लिखो, जो बेसिक। पहला तो हमारा जो सिल्वर का होता है जर्नली उसमें इतना कुछ खास होता नहीं है। सिल्वर के रस्ट का फार्मूला Ag2S होता है, ठीक है, सिल्वर का ही। और जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट था उसका फॉर्मूला क्या होगा रस्ट का, CuCO3 डॉट CuOH की होल ट्वाइस, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे बेसिक कॉपर कार्बोनेट का होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, सिल्वर के रस्ट का, ये कॉपर के रस्ट का। और आयरन के रस्ट का क्या फॉर्मूला होगा भाई, जो आयरन होता है हमारा लोहा होता है, उसका क्या होता है फार्मूला, Fe2O3 डॉट XH2O। ये आयरन के रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये सिल्वर के रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये कॉपर के रस्ट का फॉर्मूला होता है। इनको ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाना हुआ तो वो यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। और यही थे मोस्टली, तो मेन तो यही है। और एल्यूमिनियम को हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, एनोडाइजेशन, वो शायद आगे आ जाएगा, हम आगे देखते हैं उसमें, ठीक है। तो हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, ठीक है, हम कोटिंग चढ़ा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंट करते हैं ना घरों में, आर्टिकल्स होते हैं उनके, ऑयल की लेयर चढ़ा दी, ग्रीस जो हमारी साइकिल की चेन होती है उसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं। गैल्वेनाइजेशन या जो हमारी इसमें क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उसको जंग ना लगे आयरन को। और क्रोम की प्लेटिंग करते थे या एनोडाइजेशन या फिर अलॉय के साथ करा देते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो कॉपर डोम ओवर दिस बिल्डिंग, इसके ऊपर जो कॉपर की है उसमें क्या क्या रखा है, इस ग्रीन, क्यों, क्योंकि जो कॉपर मेटल है ना वो रिएक्ट कर रहा है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड में और मॉइस्चर के साथ में जो कि एयर में प्रेजेंट है।
तो ग्रीन कोटिंग आ गई है तो किसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको वो पीछे लिखवा दिया था, तो ध्यान रखना इसको। ये आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल है कि इसमें क्या है, गोल्ड मेटल इज यूज्ड इन द लीफ ऑफ गोल्डन टेम्पल। ठीक है, ये ऊपर गोल्ड की जो परत है वो यूज की गई है। ये हाईली अनरिएक्टिव होती है, ये कोरोड नहीं होता, जंग नहीं लगता, इसको लंबी समय तक हम छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर एक थिन गोल्ड लीफ कोटिंग की गई है। नॉट ओनली एड लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी के लिए नहीं है, इट प्रोटेक्ट द मार्बल, जो मार्बल है ना उसका स्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए ये कोटिंग की गई है, ना कि ये दिखाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आप कहीं अगर जाओ तो उस टाइम पे आपको ध्यान आनी चाहिए बात। अब जो मैंने बताया था ना गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम बचा सकते हैं हमारे आयरन को या स्टील को, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम, थिन हमारे ये कोई भी आर्टिकल हो गया हमारा आयरन का, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक थिन लेयर है ना हमारे जिंक की, वो चढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप कैसे समझ सकते हो, जैसे बाहर ठंड पड़ रही है तो आपने कपड़े पहने गर्म, तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, सेम इसी प्रकार से है जिंक है, वो बचा लेता है हमारे जो मेटल्स हो गए उनको। अब बात आती है एनोडाइजेशन की। ठीक है, एनोडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ा देते हैं हम एल्यूमिनियम के ऊपर, ताकि वो हमारे लंबे समय तक एयर के एक्सपोज में रहे, तो वो क्या हो, कोरोड ना हो, जंग ना लगे उसको। ठीक है, मोस्टली यही बात आती है एनोडाइजिंग में। ये दिखा रखा है इसमें प्रोसेस है, ये ज़्यादा इससे प्रोसेस तो पूछेगा नहीं, बस आपको ध्यान होनी चाहिए। अब बात आती है हम अलोइंग करते हैं। ठीक है, मेटल को बचाने के लिए, ये तो हमने मेथड है वो बता दिए। तो अब हम करते हैं अलोइंग। अलोइंग क्या होता है, एक हमारा गुड मेथड है इम्प्रूविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देता है और लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो एग्जांपल जैसे आयरन को हम मोस्टली यूज़ करते हैं मेटल में, बट नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। हमारा जो आयरन होता है ना, हम उसको प्योर स्टेट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो हम आयरन को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट उसमें कार्बन ऐड करते हैं, कितना 0.05% ऐड करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए और स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, वैन आयरन को हम मिक्स करते हैं निकल क्रोमियम के साथ में, तो वो क्या बनाता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है। क्या बनाता है भाई, स्टेनलेस स्टील। ये मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से। विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, रस्ट नहीं लगता उसको। थस इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस इट इज प्रॉपर्टी चेंज। जैसे हम अदर सब्सटेंस के साथ ऐड ऑन करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी होते हैं एनी मेटल्स कैन बी चेंज्ड इफ़ इट मेक विद सम अदर सब्सटेंस। तो हम उसको क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ में ऐड करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है। अलोइंग तो वही होता है ना कि एक होमोजेनियस मिक्सर होता है टू और मोर मेटल या फिर नॉन मेटल का। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये ध्यान रखना। व्हाट इज अलोय, तो क्या होता है, अलोय हमारा होमोजेनियस मिक्सर होता है टू और मोर मेटल या फिर नॉन मेटल का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग, जो हमारा प्राइमरी मेटल होता है पहले हम उसको मेल्ट करते हैं, देन हम डिजोल्व करते हैं उसमें अदर जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब जैसे इतना ही हमने कार्बन ऐड ऑन करना, हमारे जो 99.95% है ना जो हमारा होगा वो हमारा आयरन ही रहने वाला है। ठीक है, इट इज़ कूल्ड, फिर रूम टेम्परेचर पे हम उसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बात आती है हमारे अलॉय की कंपोजिशन की। हम यूज़ करते हैं ना उसमें अलग अलग, जैसे सबसे पहले आता है हमारा ब्रास हमारा ये यूज तो आप चाहो तो याद कर लेना, बट ये कंपोजिशन याद होनी चाहिए कि जो ब्रास है वो किस किस का अलॉय है, वो हमारा कॉपर का और जिंक का। ब्रॉन्ज है वो किसका, कॉपर और टिन का। जो सोल्डर है वो टिन और लेड का है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। स्टेनलेस स्टील किस किस का मिक्सर होता है, आयरन का, कार्बन का, क्रोमियम का, निकिल का। ठीक है, जो जर्मन सिल्वर होता है कॉपर का, जिंक का, निकिल का, इन तीनों का मिक्सर होता है। एक गन मेटल होता है, ठीक है, वो किस किस का कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, वो अलॉय कॉपर के, टिन के और जिंक के। ठीक है, डूर एल्यूमिनियम हमारा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज का बनता है। ठीक है, जो मेगा एल्यूमिनियम होता है ना तो वो किसका बनता है, एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का। एक होता है स्टील किसका बनता है भाई, हमारे आयरन का और हमारा कार्बन का। और मोस्टली एक और पूछा जाता है इसमें, एक पॉइंट और ऐड कर लेना 10th वाला, उसमें क्या है हमारा अमलगम। जैसे आपने सुना होगा जिंक अमलगम, ठीक है, अमलगम।
और हम आपने सुना होगा सोडियम अमलगम, ठीक है। तो जो अमलगम होता है ना वो किसके लिए यूज करते हैं हम, उस एलॉय में कौन सा मेटल होता है, सॉरी, उसके लिए कौन सा मेटल होता है, उसके अमलगम में कौन सा मेटल मिलता है आपको, Hg। क्या होता है Hg, हमारा मरकरी। अमलगम में आप देखो ये बात ध्यान रखना अमलगम वाला, कि अलोय ऑफ ए मरकरी विद एनी अदर मेटल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमलगम में कौन सा मेटल देखने को मिलता है, मरकरी का, ठीक है। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपने तो देख लिए। जिंक अमलगम की बात आ जाए तो क्या सोचोगे, उसमें क्या है, जिंक और Hg है। अगर सोडियम अमलगम की बात आ जाए तो क्या आएगा उसमें, सोडियम और मरकरी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसके अंदर नोट्स में नहीं है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये देखिए कुछ एक कंडीशंस आती हैं, हम वो देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा प्योर गोल्ड है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, जो कि वेरी सॉफ्ट होता है। ये हमारे ज्वेलरी बनाने के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम इसमें मिक्स अलोय करते हैं, हम इसमें भी मिक्स जो इम्प्योरिटी वो ऐड करते हैं, लाइक जैसे हमारे सिल्वर की होगी, कॉपर की होगी, जिससे वो हार्ड बन जाए। तो 22 कैरेट का गोल्ड हमारा जो ज्वेलरी होती है वो बनाने के लिए अच्छा होता है, सबसे बेस्ट 22 कैरेट का हमारा प्योर गोल्ड होता है। और 2 पार्ट किसके होते हैं उसमें, कॉपर के या फिर सिल्वर के हो सकते हैं, जो हमारे ऑर्नामेंट्स बनाने में, आभूषण बनाने में सफिशिएंट होता है, ठीक है, अच्छा होता है। ये देखिए इसके अंदर वो बात है वो लिख रखी है कि हमारा एक मेटल है मरकरी, जो कि एलॉय, जिसके एलॉय में हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट है वो एलॉय का कम होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एग्जांपल जैसे ब्रास किसका एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का, ये मैंने आप पर भी करा दिया आपको। और जो ब्रोंज होता है वो हमारा को प्रोटीन का होता है। और जो कि हमारे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बट कॉपर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर करवा दिया था, ठीक है। जो आयरन पिलर है ये आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। आप बड़े होगे ना तो आओगे तो कभी घूम के आना, या फिर अगर आप घूम के आ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने भी देखा भाई, दिल्ली में है, कुतुब मीनार में, ठीक है। तो आयरन पिलर है दिल्ली के अंदर। ये हमारा एंशियंट जो इंडियन मेट्रोलॉजी है, इसमें क्या है कि जो आयरन पिलर है ना कुतुब मीनार में है, कुतुब मीनार है उसके उसके पास में ही है ये, ठीक है, उसी के अंदर है, उसके साइड में ही। तो ये क्या है कि बनाया गया था 1600 ईयर एगो, ठीक है, इंडिया के अंदर। ये एक ऐसी प्रोसेस है कि अभी तक है ना इसको जंग नहीं लगा, ये आयरन का बना हुआ है। तो इट्स क्वालिटी रस्ट रेजिस्टेंट, इट हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाइट, ठीक है। कितनी मीटर हाइट है इसकी, 8 मीटर हाइट है। और इसका वेट कितना, 6 टन है, मतलब 6000 किलो। 1 टन कितने बराबर होता है, 1000 किलो के बराबर होता है, ठीक है। इसको अभी तक जंग नहीं लगा है। अब बात आती है ओकरेंस ऑफ द मेटल्स, कि जो मेटल्स हैं वो ओकरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स की, ठीक है। तो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सोल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। द एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड विच ओकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, हम उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो कुछ एक ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं। मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, उसको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। देखो कुछ एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, या फिर जनरली पहले सुनो कि जो मिनरल्स है वो किसको बोलोगे, ऐसे एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो नेचुरली ओकर होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, वो मिनरल्स होते हैं। और आप ओर्स किसको बोलोगे, कुछ एक प्लेस पे हमें ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि हाई परसेंटेज में उसमें क्या होता है, मेटल्स होते हैं। तो उससे मेटल्स निकलना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ एक हमारे मेटल्स है और उनके और है, उनके नाम है। तो सबसे पहले हमारा सोडियम है, सोडियम के और का क्या नाम है, रॉक साल्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसमें ध्यान होना चाहिए आपको तीनों चीज़ें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि NaCl है, ये इसका NaCl किसका और है, सोडियम का है, और क्या नाम है इस और का, रॉक साल्ट नाम है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर आपसे पूछ ले कि Ag से जो सिल्वर का है ना, और वो कौन सा, अर्जेंटाइट। अगर आपसे इसमें पूछ लें कि अर्जेंटाइट में ना कौन सा मेटल मिलता है, तो आप कहोगे सिल्वर मिलता है, ठीक है। सिने बार में ये पेपर में आते हैं इस स्लाइड से, ठीक है। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतनी है ये स्लाइड। सिने बार किसका और है, तो आप कहोगे मरकरी का, उसका फॉर्मूला क्या है, HgS, ठीक है।
आपके गलेना पूछेगा किसका और है तो आप कहोगे लेड का, उसका फॉर्मूला क्या है, PbS है। अगर आपसे पूछ ले कि जो डोलोमाइट है वो किसका और है तो आप कहोगे कैल्शियम का, उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बॉक्साइट या फिर क्रायोलाइट किसका और है तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा लेड, कैल्शियम, मरकरी इस टाइप से। तो क्रायोलाइट किसका हो रहा है, वो हमारे एल्यूमिनियम का है, और बॉक्साइट किसका हो रहा है, वो भी एल्यूमिनियम का है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O, और हमारे क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, Na2AlF6। ठीक है, ध्यान रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आयरन है उसके और का क्या फॉर्मूला है, हेमेटाइट। ठीक है, उसका हेमेटाइट उसके और का नाम है, उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि Fe3O4 किसका हो रहा है तो आप कहोगे आयरन का है, और इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटाइट। ये शायद पेपर में पूछा भी गया था लास्ट ईयर 2025 में, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। हम PYQ को देखेंगे तब देखेंगे इसको। आयरन पायराइट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, FeS2, और इसका क्या नाम है दूसरा, फुलिस गोल्ड बोलते हैं इसको, झूठा सोना। ठीक है, कॉपर के जैसे आपसे पूछ ले कि जो कॉपर ग्लास है उसका और का क्या नाम है, सॉरी और क्या है, किसका और है तो कहोगे कॉपर का, उसका फॉर्मूला क्या है, Cu2S। ठीक है, क्यूप्राइट किसका हो रहा है, कॉपर का है, गोल्ड है, कॉपर पायरेट का ही हो जाएगा फॉर्मूला। अगर आप ये पूछा भी गया भाई, ये हमारे जो कालामीन है ये किसका हमारा और है तो आप कहोगे जिंक का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS, ये किसका और होता है, जिंक का होता है। ठीक है, ये इसमें मैंने मोस्टली है सारे कवर कर दिए हैं। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है हम कैसे करते हैं, तो जनरली इसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। और इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे मेटल होते हैं ना अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वो फ्री स्टेट में होते हैं, तो हम उनको इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स हम यूज़ कर लेते, वो किसकी फॉर्म में मिलते हैं, उनके कंपाउंड की फॉर्म में। तो मेटल एट बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जो नीचे दिखाए गए हैं इसके अंदर, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, ये जनरली हमारे फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर होगा, ये हमारे फ्री स्टेट में मिलते हैं। जो कॉपर एंड सिल्वर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे सल्फाइड या फिर ऑक्साइड की ओर में। ठीक है, अभी इनकी एक्सट्रैक्शन की बात कर रही है ना। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे जो हमारे टॉप में दिखाए गए हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। तो जो बीच में दिखाए गए हैं जैसे हमारे जिंक, आयरन, लेड हो गए, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये हमें कैसे मिलते हैं, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, मेनली ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की ओर में मिलते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, हम और को हम देखो, और हम किसको बोलते हैं, और जिन कंपाउंड से हमें मेटल को निकालने में प्रॉफिटेबल हो, पैसा मिले, हमें फ़ायदा हो, तो उसी को हम और बोलते हैं ना। तो हमें वो देखने, तो हम पहले ऑन द बेसिस रिएक्टिविटी जो मेटल को है ना 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अब बात आती है कि डिफरेंट टेक्निक है इनके लिए यूज़ करते हैं हम। तो जनरली मेटल जिनकी हाई जो रिएक्टिविटी है हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। जो मीडियम है उनके लिए हम वे दो फॉर्म में मिलते हैं जनरली, हमारे कार्बोनेट और में, एक सल्फाइड और में। तो कार्बोनेट और से हमें मेटल निकालना तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, अगर हमें सल्फाइड और से मेटल निकालना तो हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, तो जिससे हमारे ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है, फिर हम उसको रिडक्शन करके हम प्योर मेटल है वो ले सकते हैं। जिनकी मेटल की बिल्कुल ही लो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है, हमें सल्फाइड की और में मिलती है। फिर वो जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है वो फॉलो करते हैं, फिर हमें मेटल मिलता है, हम रिफाइनिंग वो प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। इसी से ये आपका ओवरव्यू है, और अगर क्वेश्चन हुआ तो हम डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से। यही बताएगा जो हाईली रिएक्टिव होंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे, फिर हमें प्योर मेटल मिलेगा। जनरली इनसे क्वेश्चन उठता है, जो मीडियम में होते हैं ना उनके दो होते हैं, जो कार्बोनेट और होता है और जो हमारा सल्फाइड और होता है। कार्बोनेट और के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, और सल्फाइड और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और हमारे सल्फाइड और से रोस्टिंग की, ये मैंने बता दिया। अब देखो अनरिचमेंट ऑफ ओर, इसमें क्या कि जो ओर है हमारे माइनिंग करते हैं हम अर्थ से यूजुअली, उसमें लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सोइल सैंड हो गई, हम उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। गैंग का दूसरा नाम मैट्रिक्स है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गैंग को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, वो मैट्रिक्स के नाम से। ये इम्प्योरिटी को हम रिमूव करते हैं और को प्राइमरी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिससे प्रॉफिटेबल हो वो हमारा और होता है। द प्रोसेस यूजिंग रिमूव द गैंग, जो हमारे सैंड हो गई, ऑयल हो गया, कम जो भी है इसके अंदर सोइल हो गई, तो हम उसको और से रिमूव करते हैं डिफरेंट बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू।
ठीक है। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो रिएक्टिविटी की बात आ गई। तो लो रिएक्टिविटी की जो ओनली होती है हमारे सल्फाइड और की फॉर्म में मिलते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस करवाते हैं। अब देखिए ये हमारे सल्फाइड की ओर में है, तो हम ऑक्सीजन के प्रेस में हीट किया तो हमारे ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया, हमारा प्योर मेटल है वो मिल गया। सिमिलरली हमारा जो कॉपर हो गया उसको क्या करेंगे सल्फाइड और के साथ में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे, फिर उसका ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर हम उसको हीट कर देंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, प्योर है वो हमारा मेटल है वो मिल जाएगा, ठीक है। सेम यही है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडल के लिए दो आती है ना, हमारा कैल्सिनेशन और हमारा रोस्टिंग प्रोसेस आती है। कैल्सिनेशन हम करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, ठीक है, सॉरी कार्बोनेट और को सेपरेट करने, सल्फाइड और को सेपरेट करने के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। तो मिडिल एलिमेंट होते हैं जैसे कॉपर लेड हो गया, तो उसके हम सल्फाइड और कार्बोनेट और को नीचे में मिलते हुए हमें, तो हम उससे मेटल ऑक्साइड कैसे ले सकते हैं, जो हमारे सल्फाइड और कार्बोनेट और को है उससे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड को कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल के ऑक्साइड में लेके आना होता है हमें जनरली। तो सल्फाइड और के लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, सल्फाइड और से हम मेटल ऑक्साइड में लेके आएंगे, फिर हम उसको रिडक्शन करवा देंगे, तो जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो रोस्टिंग प्रोसेस होती है। अगर कार्बोनेट और होगा तो हम उसका हीट करके उसको रिडक्शन करवा देंगे, क्या मिल जाएगा उसका ऑक्साइड, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, फिर हम रिड्यूस कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल है वो कौन सी प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन हो जाती है। देखो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से, जो लो रिएक्टिव होते हुए जनरली सल्फाइड और में मिलते हैं, ठीक है, उनके हम क्या करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, फिर उससे हमें क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है, फिर हम उसका रिडक्शन करवा देते हैं, हम प्योर मेटल है वो ले लेते हैं। तो जो मीडियम मेटल, जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं उसको हम दो प्रोसेस के, उनके जो और होते हैं ना, वो एक तो सल्फाइड और होता है, एक हमारा कार्बोनेट और होता है। सल्फाइड और के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, और रोस्टिंग प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, फिर मेटल का ऑक्साइड मिलता है, फिर हम उससे रिडक्शन करवा के हम क्या ले लेते हैं, प्योर मेटल है वो ले लेते हैं। तो जो हमारे कार्बोनेट और होते हैं हम उसके लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, और कैल्सिनेशन का हम क्या करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है, फिर हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। अभी देखिए जो ऑक्साइड है हमारा, तो हम उसका क्या किया, हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड मिल गया, हम इसको फर्दर करेंगे रिएक्ट, हमारे जैसे किसी और के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये प्योर मेटल हमें लेना है, तो अदर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं। हमारा जो कैल्सिनेशन होता है वो प्रोसेस क्या होती है, जो मेटल के कार्बोनेट और होते हैं उससे क्या करते हैं, हीट करवाते हैं, और फिर हमें ऑक्साइड मिलता है, फिर हम इसका रिडक्शन करवा के हमारा जो प्योर मेटल है वो ले लेते हैं। ये हमारी प्रोसेस होती है मेनली, जैसे हम कार्बन को यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल गया, हमारा प्योर गोल्ड, सॉरी प्योर जो मेटल है वो मिल गया। रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और हाईली रिएक्टिव होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, वे क्या होते हैं, वे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। तो वो क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल ये होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल के उनके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वे हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवा दिया तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और मैग्नीज को अलग कर देगा। ये हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में काम आते हैं भाई मोस्टली। अब देखो मैं ओवरव्यू देता हूँ, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो हाईली है तो उनको तो जनरली हमारा हो ही जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू कर देते हैं। तो मेन बात आती है हमारे मिडल के और लोअर के, ठीक है, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, ऊपर इसमें टाइप नहीं होगा। तो जो जर्नली अब आपको समझ में आ गया होगा, जो और होते हैं हम उससे हम मेटल को कैसे सेपरेट करते हैं। पहले हमारा हाईली रिएक्टिव होगा, उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवा के और प्योर मेटल मिल जाता है, ये सिंपल प्रोसेस होती है। बट मेनली जो प्रॉब्लम आती है हमारी इसमें आती है, तो जो हमारे मीडियम वाले होते हैं जिनके कार्बोनेट और होते हैं और सल्फाइड और होते हैं, कार्बोनेट और को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू फिर मेटल के ऑक्साइड की स्टेट में लेके आते हैं, और फिर हम उसका रिडक्शन करवाते हैं जैसे कार्बन के साथ करवाता है, फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। तो सिमिलरली सल्फाइड और के जो होता है रोस्टिंग प्रोसेस करवाते हैं, फिर मेटल के ऑक्साइड में लेके आते हैं, फिर उसका रिडक्शन करवाते हैं, हमें प्योर मेटल मिलता है। सल्फाइड और होते हैं रोस्टिंग करवाते हैं, मेटल का ऑक्साइड मिलता है, फिर हमें उसका प्योर मिलता है। मेन बात यही थी और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है हमारी थर्मिट रिएक्शन की।
द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ये आपको पता ही है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज ए लार्ज होती है मेटल प्रोड्यूस इन मोल्टन स्टेट। इनफैक्ट जैसे जो हमारा आयरन का ऑक्साइड हो गया, हम उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो आपने देखा होगा जो रेलवे की जो लाइन्स होती हैं उनमें क्रैक्स बच जाते हैं, या फिर जब भी कनेक्ट करते हैं जो हमारी जो लाइन्स होती हैं रेलवे की, तो उसमें क्रैक्स बच जाते हैं। तो उसको फिल करने के लिए हम थर्मिट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमारा आयरन मेटल वो बन जाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, रेलवे ट्रैक वो जुड़ जाता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाता है। अब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप एक्टिविटी सीरीज में जो मेन बच गए, जो ऊपर वाले हैं वो क्या होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। देखो हमने लोअर की और मिडिल की कर ली थी, अब ये लास्ट वाली बचती है, ठीक है। जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं ऊपर की तरफ जो सीरीज में होते हैं, वे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड बाय हीटिंग के साथ नहीं कर सकते कार्बन। हम क्या करते हैं, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड, जैसे हमारे ना जो सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इनके डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वो लो है, लो रिएक्टिविटी है उसकी। तो दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वो हम किसकी हेल्प से हम उनको प्यूरिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जैसे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम इसका, जिससे हमें क्या मिलता है, हमारा जो प्योर है मेटल है वो मिल जाता है, ठीक है। फिर बात आती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इसमें क्या होता है, द मेटल्स प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबो एंड नॉट वेरी प्योर। तो देखो अभी हमने ऊपर देखे थे ना, जितने भी है हमने रिडक्शन किया था उनका, बट वो प्योर तो नहीं होते, फिर हम उनकी रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वे उनको रिमूव करके हम प्योर मेटल लेते हैं। तो दी मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ रिफाइनिंग वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड है, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है ना। हमने जितनी भी प्रोसेस है वो कर ली, फिर भी हमारा मेटल है वो प्योर नहीं बचता, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। मैनी मेटल जैसे कॉपर जिंक निकल हो गया आर द रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली होते हैं। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल मेड एनोड पे चला जाता है, जो थिन स्ट्रिप दिख रही है ना आपको मेटल की, वो कैथोड की हो जाती है। तो जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाती है एनोड की तरफ, और जो हमारे प्योर है कॉपर है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कैथोड पे। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ये आपको दिखा रखा है इसमें कैसे होती है। ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो मेटल का साल्ट है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ऑन पासिंग, जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो जो प्योर मेटल है वो एनोड की तरफ डिजोल्व हो जाता है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट में। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट कहाँ पे होना स्टार्ट कर जाता है, कैथोड की तरफ। प्योर मेटल इस तरफ आ जाता है, जो इम्प्योरिटी है वो एनोड के नीचे बैठ जाती है, एनोड में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एनोड के नीचे बैठती है वो। द सोल्यूबल इम्प्योरिटी गो सॉल्यूशन वेयर एज इनसोल्यूबल प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम एनोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड भी बोलते हैं, ठीक है। मेनली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, पहले हमने जितनी भी प्रोसेस थे हाईली रिएक्टिव के लिए, मीडियम के लिए, लो रिएक्टिव के लिए, हमने अलग अलग मेथड के, लेकिन फिर भी वो अच्छे से प्योर नहीं हो पाए, तो हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग मोस्टली यूज़ की जाती है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं तो हमारे जो प्योर मेटल वो कैथोड की तरफ हमारा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटी होती है वो हमारी एनोड के नीचे बैठ जाती है, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। तो यही था बच्चों हमारा जो थर्ड चैप्टर था मेटल नॉन मेटल का, वन शॉर्ट वीडियो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया बहुत अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में मेंशन किया गया। ये आपके कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने हमारे मिशन एचयू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और बाकी की वीडियो है वो हमारी आती रहेंगी, तब तक के लिए आप जो हमारी पहले वाली वीडियो हो उसको देखते रहे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो अच्छे से चलती रहे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैं अपना नंबर है स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल नहीं करनी है, सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे मैसेज पे बता सकते हैं, मैं आपकी जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता दूंगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।